हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का GDT एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। आज के इस क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर, मतलब मैंने चैप्टर पढ़ाया था जिसका उत्तर आप लोगों को कहा गया था याद करके आने। याद है ना जी। और जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, आप लोग भी जो सारांश पढ़े होंगे तो आप लोग भी जवाब दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए, कुछ प्रश्न मैंने इस चैप्टर से बनाए हैं, तो बस आप लोगों को उसका उत्तर देना है। मतलब एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा कि कितनी तैयारी है, कितना सारांश आप लोगों को समझ में आया। चलिए चलते हैं। आपका जो है गोविंद भगत, ये आपका चैप्टर है। और ये आपको क्या था, रेखा चित्र है ना, रेखा चित्र। और इसके राइटर थे आपको रामवृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए, इसी चैप्टर से मैंने प्रश्न बनाए हैं। जो प्रश्न बना है उसका उत्तर आप लोग देंगे। एक तरह से आपका टेस्ट भी हो गया बच्चों, और टेस्ट के साथ साथ जो है पता भी चल जाता है कि सारांश आपको कितना समझ में आया। चलिए, आपका पहला प्रश्न है बच्चों, बाल गोविंद भगत कौन थे? क्या उत्तर होगा? गृहस्थ। बाल गोविंद भगत कौन सी, यहां पे हो जाएगा बच्चों, कौन सी विधा है? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कौन सी विधा है? क्या होगा? रेखा चित्र। ऑफलाइन बच्चों की तैयारी तो जबरदस्त होती है, ऑनलाइन बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है कि आप लोग वीडियो देखते भी हैं, क्योंकि कोई कमेंट नहीं आता। तो जो नए बच्चे मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, उनसे यही कहूंगी कि जितना सारा मैं चैप्टर पढ़ाकर सारांश डालती हूँ उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, ताकि प्रश्न उत्तर आप लोग भी समझ सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो सारांश जरूरी होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहते हैं? बताइए जी। उनके आचरण और स्वभाव के कारण। स्वभाव, सद्व्यवहार भी हो सकता है, सद्व्यवहार के कारण। थोड़ा सा लंबा हो गया उत्तर, पर कोई बात नहीं। उनके आचरण के कारण, या उनके स्वभाव के कारण, या उनके सद्व्यवहार के कारण, या तीनों भी हो सकता है, तो उसको याद रखना है। अगला है, वे अपने सिर पर कैसी टोपी पहनते थे? कैसी जी? कबीर पंथियों सी कनफटी जी। कनफटी टोपी, कनफटी का मतलब समझते हैं? चैप्टर जो पढ़े थे आप लोगों को तो पता ही है, आप लोगों को नहीं पता होगा। जिन्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझिए। कनफटी मतलब होता है जो पूर्ण रूप से कान ढका हुआ नहीं होता, सर पे बस, जैसे नेहरू जी टोपी पहनते हैं ना, नेहरू जी, चाचा नेहरू, तो उनकी टोपी ऐसे होती है ना, ऐसे करके। एक गोल होता है जो मुस्लिम भाई लोग पहनते हैं टोपी, व्हाइट व्हाइट टाइप का, वो नहीं, एक ऐसे जो ऐसे होता है, ऐसे करके उस शेप में, तो वो कनफटी टोपी कह सकते हैं। कबीर पंथी लोग जो होते हैं उसी टाइप के टोपी पहनते हैं, तो इसलिए इसको कनफटी कहेंगे, क्योंकि कान आपका ढका हुआ नहीं रहता है, इसलिए कनफटी टोपी कहा जाता है। तो समझ गए कि बाल गोविंद भगत कौन थे? तो वो कौन थे? गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र है। मतलब विधा मतलब भी मैं बार बार हर एक वीडियो में बताती हूँ, विधा मतलब होता है किस कैटेगरी में, कहानी में आता है, कि निबंध में आता है, कि नाटक में आता है, कि मतलब तात्पर्य ये हुआ कि किस विधा, विधा मतलब कौन सी कैटेगरी है इसकी, है ना। तो समझ गए कि रेखा चित्र है ये। अगला है, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका आचरण ही ऐसा था, स्वभाव ही ऐसा था, सद्व्यवहार ही ऐसा था, जो लोग उनको साधु कहते थे, साधुओं जैसा व्यवहार था उनका। अगला है, अपने सिर पर कैसी टोपी? तो कनफटी टोपी। कनफटी से तात्पर्य हो गया कि कान ढका हुआ पूर्ण रूपेण नहीं रहता, इसलिए उसको कनफटी टोपी कहा जाता है। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है बच्चों, कहता है कि उनके मस्तक पर हमेशा क्या चमकता था? बताइए जी। रामानंदी चंदन। चलिए, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत गले में किस
चीज की माला पहनते थे? बताइए जी। यहाँ पे तुलसी की माला भी हो सकता है, लेकिन तुलसी की बेडोल माला चूंकि आपके चैप्टर में ही दिया हुआ है तो वो लिखना मुझे लगता है कि जरूरी है। तुलसी की बेडोल माला, माला पहनते तो थे बट बेडोल, बेडोल मतलब हो गया कि बहुत लंबा लंबा, एक होता है ना कि छोटा छोटा सा होता है, बड़ा बड़ा होता था बेडोल माला, इसलिए उसमें आपके चैप्टर में ही दिया हुआ है। अगला है, बाल गोविंद भगत किसे अपना गुरु मानते थे? बहुत अच्छे, कबीर साहब को या फिर कबीर दास को। ठीक है, कबीर साहब को। अगला है, खेत का फसल सर्वप्रथम बाल गोविंद भगत कहाँ लेकर जाते थे? बताइए कबीर मठ में या कबीर के दरबार में? कबीर के दरबार में। हाँ, कबीर बोलिए, साहब बोलिए, साहब रेस्पेक्ट हो गया, इज्जत दे रहा है अपने गुरु को। कबीर के दरबार में या साहब के दरबार में, ठीक है, सही है। क्यों लेके जाते थे बच्चों, बताएंगे? क्योंकि वो कबीर दास को अपना सब कुछ मानते थे, कबीर को ही मानते थे, तो वो पहला फसल सोचते थे कि हम अपने गुरु के नाम दे आए। वहां पे लेके जाते थे, वहां ले जाने के बाद उनको जो मिलता था वो अपने घर वापस लाते थे, उससे अपना गुजर बसर करते थे, यानी उनसे अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे। अगला है, कबीर मठ से बाल गोविंद भगत को प्रसाद के रूप में क्या मिलता था? बताइए अनाज। बहुत अच्छे, अनाज। तो यहां तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत अच्छे, तैयारी आप लोगों की जबरदस्त है। बस मुझे टेंशन बनी रहती है ऑनलाइन बच्चों की, क्योंकि आपका ना तो कमेंट आता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, तो थोड़ी सी टेंशन होती है मुझे। कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ उत्तर उतार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरा अपना भी बहुत बड़ा YouTube परिवार होगा, और ये तब होगा जब आप लोग सहयोग करेंगे। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत के घर, यहाँ पे धर है, यहाँ पे होना चाहिए घर। अगला प्रश्न है बच्चों कि बाल गोविंद भगत के घर से कबीर पंथी मठ की दूरी क्या थी? बताइए क्या थी? 4 कोस। 4 कोस। चलिए, बहुत अच्छे। ठंडी पुरवाई कहाँ चल रही थी? खेत में। बहुत अच्छे, खेत में। अच्छा, अगला प्रश्न है, धान के पौधों को बाल गोविंद भगत खेत में किस प्रकार बिठा रहे थे? किस प्रकार? पंक्ति बद्ध। यानी पंक्तिबद्ध का क्या मतलब हुआ बच्चों? सिरो व सिरो, कतारबद्ध, एक लाइन से। खेत में धन रोपनी होती है तो देखे हैं, कौन कौन देखे हैं? हाँ देखे, हम लोग गृहस्थ के बच्चे हैं और ये नहीं पता होगा। धन रोपनी होती है तो देखते होंगे कि एक लाइन से खेत में जाते हैं, जब जौन सब रहता है तो वो जलखई कल्लो देने के लिए, नाश्ता है ना, देने के लिए, तो देखते हैं कि कितना बढ़िया ढंग से एक लाइन से कतारबद्ध बिठाते हैं। ऐसा थोड़े, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे थोड़े होता है, एक लाइन से बिठाते जाते हैं, तो इसी को कहा गया पंक्तिबद्ध। और बाल गोविंद भगत भी खेत में जब धान रोप रहे होते हैं तो पंक्तिबद्ध तरीके से जो है धान रोपते हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा पंक्तिबद्ध। अगला है, दादरों की टर टर मतलब दादुर मतलब मेढक जो होते हैं, कहते हैं दादुरों की टर यह पंक्ति किस पाठ में है? किस पाठ में है? वाह, बड़ा एनर्जी है आप लोगों में, अच्छी बात है। बाल गोविंद भगत, अच्छी बात है, यही एनर्जी समय अंतिम समय तक रखना है, जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाए तब तक इसी एनर्जी में रहना है। चलिए, दिमक दिमक क्या बज रही है? बताइए क्या? अरे बाबा, नहीं समझ में आया। भगत की खंजरी, भगत की खंजरी। बहुत अच्छे, जवाब दीजिए प्रेम से, एकदम प्यार से, चिल्ला के नहीं, हाँ, ताकि समझ में भी आ जाए, है ना। बाल गोविंद भगत क्या करते थे? खेत में रोपने के क्रम में रोपते थे, सॉरी, खेत में रोपते थे और रोपने के क्रम में वो गीत भी गाते रहते थे, तो लोगों का मनोरंजन भी क्या होता था? होता रहता था। और हमेशा वो कबीर दास जी का भजन ही गाते रहते थे, कभी कभी विद्यापति जी का भी भजन गाते थे। अगला प्रश्न है आपका कि गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना, ये कौन गा रहे हैं? तो पता ही होगा, बताइए। बाल गोविंद भगत।
नाम बहुत बड़ा है भगत जी का, बाल गोविंद भगत। चलिए, कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत की क्या शुरू हो जाती है? प्रभातियां। बताएंगे प्रभातियां क्या होती है? बहुत अच्छे, जो सुबह के समय में गाया जाए। आप जो गांव में ऐसा देखने को मिलता है जी, गांव में जो दादी सब होती है, दादा सब होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, 4 बजे सुबह ही उठते हैं और प्रभातियां गाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ मुर्गे की बांग बजती है, एक तरफ दादाओं की, जी दादाजी जो होते हैं उनकी प्रभातियां, और लोगों का नींद टूट जाता है। अरे उठो उठो उठो, देखो दादाजी प्रभातियां गा रहे हैं। ऐसे गाँव में हुआ करता है। अब तो गाँव में भी नहीं मिलता ये सब चीजें। अब मोबाइल का जो जमाना आ गया ना, सब कुछ खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा है, सच्ची कर रहे हैं। तो प्रभातियां पहले गाई जाती थी। कहता है कि नदी स्नान को करने बाल गोविंद भगत घर से कितने मील दूर जाते थे? कितने मील? 2 मील। बहुत अच्छे, पक्का ना 2 मील? जी 2 मील। चलिए अगला है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये पंक्ति किस पाठ में है? किस पाठ में? जी बाल गोविंद भगत पाठ में। बाल गोविंद भगत पाठ में। हाँ, ये हो गया, आपको रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत। तेरी गठरी में लागा चोर। बहुत अच्छे। चलिए अगला है, बाल गोविंद भगत की संगीत किसको पोखरे तक खींचकर ले गया? किसको? लेखक को। जी जी, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। ठीक है, इतना मधुर ही गाते थे ना कि बेनीपुरी जी से रहा ही नहीं गया। जब वो सुने ना तो वो भी जो है पोखरे तक चले गए सुनते सुनते। अगला प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत किस दिशा में मुंह घुमाए संगीत में मग्न था? किस दिशा में? पूरब दिशा में। बहुत अच्छे, पूरब दिशा में। चलिए अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? बेटे की मृत्यु पर। क्यों बताएंगे? चली गई। चरम उत्कर्ष का तात्पर्य ये हो गया बच्चों, आप लोगों को पता है, आप लोगों को जिनको नहीं पता है वो समझिए कि क्या हो गया था कि उस दिन उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु पर कोई गाता है क्या? लेकिन वो गा रहे थे, तो लोगों को लगा कि ये पगला तगला तो नहीं गया है, बेटा मरा है और वो गीत गा रहे हैं, रोना चाहिए उनको। वो उनका मानना था चरम उत्कर्ष इसी को, चरम सीमा इसी को कहा जाता है कि संगीत साधना की चरम सीमा थी वो, कि बेटा सामने मरा है, लाश पड़ी है और वो गीत गाए जा रहे हैं। यही हो गई चरम सीमा, चरम उत्कर्ष। किसकी? तो संगीत साधना की। ठीक है, बेटे की मृत्यु पर देखने को मिला, जो लोगों ने देखा कि इसकी भक्ति कैसी है कबीरदास के प्रति, जो मृत्यु पर भी उनका जो ये भजन कीर्तन था वो खत्म नहीं हुआ, मृत्यु पर भी वो गाते ही रहे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का पुत्र कैसा था? बोलिए जी। सुस्त और बोदासा। और ये प्रश्न बच्चों बार बार पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी पूछ देता है, बट ये प्रश्न पूछा जाता है। सुस्त और बोदासा मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ बच्चा नहीं था, बीमार था। अगला प्रश्न है, भगत की पतोहू कैसी थी? बताइए जी। सुभग और सुशील। कोई बात नहीं, सुशील पहले आए बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही हुई। सुभग और सुशील। अगला, भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते थे? अपने पतोहू को, ना पतोहू को। क्यों कहते थे बताएंगे कोई? क्यों कहते थे? आखिर उनकी पतोहू रो क्यों रही थी बताएंगे? क्योंकि उसका पति क्या हो चुका था? मर चुका था, स्वर्गवासी हो गए थे। और वो जब रो रही थी तो भगत उनको, उनके ससुर कहते हैं कि बहू रो मत, अरे उत्सव मनाओ, आत्मा परमात्मा से जा मिली।
और लोग अचंभित हो रहे थे कि कैसा ससुर है कि उसका पति मरा है, बेटा मरा है, और कहते हैं कि रो मत, उत्सव मनाओ। तो देख रहे हैं आप लोग कि सारांश जो है आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो जवाब कितना बढ़िया ढंग से दे पाते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत का निर्णय क्या था? अटल था। बहुत अच्छे। अटल बिहारी वाजपेयी? नो, अटल किस चीज पे अटल था बताएंगे कोई? जी जी जी, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत अच्छे, मन खुश हो जाता है जवाब जो देते हैं। देखिए आप लोग जितने सारे ऑनलाइन बच्चे हैं समझिए, यहाँ पे अटल का मतलब ये हुआ कि जब उनके पुत्र यानी भगत के पुत्र जब स्वर्ग को प्राप्त कर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो ससुर निर्णय लेते हैं कि पतोहू का क्या करना है, दूसरा विवाह, दूसरी शादी करवानी है। तो वो अटल उनका होता है ये निर्णय कि किसी भी कीमत पे करवाना है, क्योंकि बहू अभी जवान ही रहती है और जो है पति उसका मर जाता है, तो उसके भाई को बुला के और उनको कहते हैं कि इसकी क्या करो, दूसरी शादी करवा दो कि अपने जीवन में ये खुशहाल तरह से जीवन जिए। क्योंकि एक स्त्रियों के लिए समाज में विधवा होकर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है ना। तो इस कोई सहारा चाहिए उनको देने वाला। आप अगर पिता के घर भी कोई बेटियां रहती है तो माता पिता को बोझ लगे चाहे ना लगे, लोगों को बोझ पहले लगने लगता है। तो इसलिए विवाह अगर कैसा भी पति मिल जाए, विवाह हो जाता है तो कम से कम एक सहारा मिल जाता है, जीवन जीने में जो है उतनी कठिनाइयां नहीं रहती। तो इसलिए उनका निर्णय अटल था कि विवाह इसकी दूसरी करवानी है, क्योंकि बहू उनकी जो है दूसरा विवाह करना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि हम ससुर के पास रहें, उनकी सेवा सत्कार करें। लेकिन ससुर इतने भले मानस थे, इतने अच्छे इंसान थे, जो बहुत दूर की सोचकर उन्होंने ये निर्णय लिया था कि इनका दूसरा विवाह करवाना है। अगला है, भगत ने बेटे के क्रिया कर्म में क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? तूल नहीं किया। बताएंगे इस तूल मतलब क्या हुआ? भेदभाव नहीं, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया। तूल शब्द इसलिए आया क्योंकि जब उनकी निधन हुई थी, जब वो क्या कहते हैं जलाने का काम हो रहा था, तो भगत ने क्या किया था, अपनी पुतोहू से ही आग दिलवाई। जबकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि कोई स्त्री आग नहीं दे सकती। पता नहीं कहाँ का ये बनाया हुआ नियम है, कानून है, विधान है, कौन सा रिवाज है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मान लो किसी को बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, तो क्या बेटी आग नहीं दे सकती? लेकिन कहता है लोग कि स्त्री से आग नहीं दिलवाया जाता। लेकिन यहाँ पे भगत इन सब चीजों को मानते नहीं थे। उनका मानना था कि पति पर सबसे ज्यादा हक अधिकार अगर किसी का होता है तो पत्नी का होता है, क्योंकि माता पिता भी कुछ समय के बाद साथ छोड़ देते हैं, साथ में तो रहते हैं लेकिन उनपे जो जिम्मेदारियां होती है वो उससे वो माता पिता भी क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जब पत्नी आती है तो सारा भार, सारी जिम्मेदारियां पत्नी निभाती है। कब तक? जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, यानी मरण समय तक पत्नी साथ देती है। तो इसलिए इनका मानना था कि सारा जीवन विवाह के बाद पत्नी साथ देती है पति का, तो इसलिए अधिक अधिकार किसी का है पति पर तो पत्नी का है। इसलिए वो सोचते हैं कि हम क्यों आग दे, पुतोहू से ही वो आग दिलवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हुआ कि तूल नहीं किया, यानी स्त्री पुरुष वाली भेद भावना वो अपने मन में नहीं रखा। अगला है, भगत ने बेटे की मुखाग्नि किससे दिलवाई? पतोहू से। चूंकि डिस्कस अभी जस्ट हुआ है तो चलिए कोई बात नहीं। भगत ने पतोहू की दूसरी शादी करवाने को किससे कहा? जी, उसके भाई से। किसके भाई से? पतोहू के भाई से। बहुत अच्छे। अगला है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति थे? किस प्रकार के? साधु प्रवृत्ति, साधु प्रवृत्ति के। चलिए, ये था आपका 29वां प्रश्न। अब अंतिम प्रश्न है आपका, चलिए अब अंतिम प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत का स्वभाव कैसा था? कैसा था? सरल था। चलिए, तो यहां तक आपका टोटल प्रश्न था। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को प्रश्न तो प्राप्त हो ही जाएगा। आप लोग नोट कर लेंगे अपने अपने कॉपी में और तैयारी बढ़िया से करेंगे, ताकि
आने वाले समय में जो टेस्ट होगा, स्कूल में भी टेस्ट होती है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसमें हम नोट लेके ना जाए, फेयर लेके ना जाए, खुद से ही क्या करें, जवाब दें। और जवाब देने का सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया तरीका है कि चैप्टर का जो सारांश होता है, बार बार बोलती हूँ, उसको 1-2 बार आप पढ़ लेंगे ना, तो शायद प्रश्न उत्तर आपको रटना नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है, सारांश को समझ लीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिए, प्रश्न उत्तर कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं प्रश्न बना के आप लोगों को देती हूँ, जितना बन सकता है, जितना बन पाता है। तो मिलती हूँ इसी तरह का प्रश्न लेके अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगला चैप्टर का प्रश्न उत्तर लेके। चैप्टर चूंकि मैंने पढ़ा दिया था, तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द अगला चैप्टर लेकर, अगले क्लास में, अगले वीडियो में। धन्यवाद। और अंत में फिर से कहूँगी कि जो नए बच्चे मेरे इस चैनल पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो GDT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि कंटिन्यू आप जो है नए नए वीडियो को प्राप्त करने वाले हैं। नया नया वीडियो, नया नया चैप्टर जो है मैं अपलोड करूंगी, और आप प्राप्त करते रहेंगे। तब प्राप्त करेंगे जब चैनल आपका सब्सक्राइब होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।